हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल एग्री नॉलेज प्लस पर। दोस्तों, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे ICAR IRA टेक्नीशियन T1 के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट 2, जिसके अंतर्गत हम लोग कवर करेंगे मैथ्स, साइंस, GK एंड सोशल साइंस रिलेटेड उन NCERT बेस्ड सिलेक्टेड क्वेश्चनों का जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही इंपॉर्टेंट्स होंगे। आइए दोस्तों, हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशनल कोट्स के साथ। आज के मोटिवेशनल कोट के अंतर्गत है आज का विचार, लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं तो सच कहता हूं दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं, क्योंकि दोस्तों मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। आइए दोस्तों, इसी के साथ देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो रहा आपकी स्क्रीन पर। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना होता है? 10, 7, 14 या 2.2? आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही। जो लोग इसका आंसर दे रहे हैं दोस्तों 10, वो बिल्कुल सही है। क्या होगा? 10। वास्तव में दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को और क्या कहा जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड, ठीक है दोस्तों। ये एंटा एसिड के रूप में कार्य करता है, यानी कि जो हमारे उदर में जब आप लोगों ने देखा होगा एसिड बनती है अपच के कारण, उसके लिए क्या होता है, हमारे उदर में एसिड बहुत ज़्यादा बनने लगता है। उदर में एसिड बहुत ज़्यादा बनने लगता है क्योंकि हमारे उदर में कौन सा एसिड पाया जाता है दोस्तों? HCl, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड जो HCl जो पाया जाता है ये बहुत ज़्यादा बनने लगता है। तो इसी को क्षारीय करने के लिए एंटा एसिड जो दिए जाते हैं, क्षारीय करने के लिए जो एंटा एसिड दिए जाते हैं उसके अंतर्गत ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक महत्वपूर्ण क्या होती है? एक दवा होती है। MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है दोस्तों, क्या होता है जब हमारे उदर में HCl की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तब क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया डॉक्टर के द्वारा हमें दिया जाता है, जिसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी हम लोग कहते हैं। और ये अम्लता को किस में बदल देता है? क्षार में बदल देता है, जिससे एसिडिटी जो बनती है वो कम हो जाती है दोस्तों। ठीक है, और हम यहाँ पे अब बात कर लेते हैं pH मान क्या होता है दोस्तों, क्योंकि ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ही उसका pH मान कहलाती है। और जो pH होता है दोस्तों, pH, ये जो pH वर्ड था ये किसने दिया था? सोरेनसन। pH स्केल जो थी वो सोरेनसन के द्वारा दी गई थी दोस्तों, सोरेनसन द्वारा। ठीक है, pH के बारे में किसने बताया था? सोरेनसन के द्वारा बताया गया था। और हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण pH के बारे में, जैसे शुद्ध जल का जो pH होता है दोस्तों कितना होता है? 7। और हमारे ब्लड का जो होता है, खून का जो pH होता है दोस्तों, यानी रक्त का, ये कितना होता है? 7.4 होता है, क्योंकि एग्जाम में पूछे गए हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका pH लगभग में होता है 14 के आसपास। ठीक है, नींबू का रस जो होता है दोस्तों, नींबू के रस का pH जो होता है, नींबू के रस का pH ये 2.2 के समथिंग होता है।
और जो जठर रस होता है, गैस्ट्रिक रस जो होता है, जठर रस, इसका पीएच मान 1.2 होता है। दोस्तों जिस विलयन का पीएच मान जितना कम होगा, पीएच की वैल्यू जितनी कम होगी वो उतना ही अधिक अम्लीय होगा, और जितनी ही पीएच की वैल्यू अधिक होगी वो उतना ही अधिक कम अम्लीय होगा। ठीक है दोस्तों, 7 पे जो पीएच मान होता है, पीएच स्केल पे वैल्यू जो होती है ये 0 से लेकर दोस्तों 7 तक होती है, 0 से लेकर 14 तक, जिसमें से 7 जो होता है, 7 पे क्या होता है, उदासीनता को दर्शाता है। ठीक है, 7 से नीचे जब हम बढ़ेंगे इस साइड में तो अम्लता बढ़ती जाएगी, और 7 से जब ऊपर जाएंगे तो क्षारीयता दोस्तों बढ़ती जाती है। हमारा शरीर जो होता है दोस्तों ये किस पीएच पर कार्य करता है? हमारा शरीर, ये भी इम्पॉर्टेंट है, हमारा शरीर जो होता है किस पीएच पर कार्य करता है? हमारा शरीर जो है 7 पीएच से लेकर 7.8 पीएच तक। ठीक है, ये मतलब जीवित प्राणियों के लिए एक बहुत ही संकीर्ण प्रास होता है। जीवित मतलब हमें जीवित रहने के लिए बहुत ही संकीर्ण प्रास होता है पीएच वैल्यू पर। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा या कम पीएच होता है तो हम लोग मतलब जीवित दोस्तों नहीं रह सकते हैं। ठीक है, और जो वर्षा होती है, यदि वर्षा में पीएच मान जो है 5.6 से कम है तो ये कौन सी वर्षा कहलाती है? अम्लीय वर्षा। ठीक है, अम्लीय वर्षा। यदि पीएच की वैल्यू 5.6 से कम है तो ये अम्लीय वर्षा कहलाती है। और ये अम्लीय वर्षा का जल जब नदियों में जाता है, अम्लीय वर्षा का जल जब नदियों में जाता है तो इसका भी पीएच मान कम कर देता है। जिससे क्या होता है, मछलियों के लिए या जो पानी में जीव रहते हैं उनके लिए क्या होती है, मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। ठीक है, और उसमें क्या होती है, उनके जीवित रहने की संभावनाएं कम होने लगती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग समझ गए होंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य कौन बना है? यानी कि 101 नंबर का जो सदस्य है वो कौन सा देश बना है? फ्रांस, भारत, नेपाल, अमेरिका। आप लोग दोस्तों बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर क्या होगा? अमेरिका। इसका 101 नंबर का जो सदस्य देश बना है, कौन सा बना है? वो अमेरिका बना है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? ये गुरुग्राम हरियाणा में है। ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा, ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। और इसके जो इस समय महानिदेशक हैं, महानिदेशक की बात की जाए, इस समय महानिदेशक जो हैं दोस्तों इसके, वो कौन है? अजय माथुर। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय जो है ये गुरुग्राम हरियाणा में है, और यहाँ के जो महानिदेशक हैं इसके, वो कौन है? अजय माथुर हैं। ठीक है, और ये जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन बनाया गया था, ये दोस्तों किन दो देशों के सहयोग से बना था? ये भारत और फ्रांस के सहयोग से ये बनाया गया था। कब बनाया गया था? COP21, यानी कि कोप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। 21 नंबर की जो बैठक हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21, कब हुई थी ये दोस्तों? 2015 में पेरिस। ठीक है, पेरिस,
ये जलवायु परिवर्तन से लेकर एक बैठक होती है, जो जलवायु परिवर्तन से लेकर एक समझौता हुआ था, उसी से रिलेटेड ये बैठकें होती हैं। इसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के नाम से दोस्तों जाना जाता है। और ये इसकी जो बैठक हुई थी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 की 2015 में पेरिस में हुई थी। यहीं पे भारत और फ्रांस ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की क्या रखी थी, नींव रखी थी। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य जो सौर ऊर्जा है उसको बढ़ावा देना और जीवाश्म ऊर्जा की ओर, मतलब जीवाश्म जो ऊर्जा होती है उसकी प्रति रुझान को कम करना है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा सौर ऊर्जा की ओर हम लोगों को बढ़ावा देना है। और इसी तरह अभी जो हाल ही में, और ये जो इसका अमेरिका जो सदस्य बना है दोस्तों, अमेरिका जो इसका सदस्य बना है, ये किस पार्टी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज से इसका सदस्य बना है? ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो हुई थी कोप नंबर 26, कहाँ हुई थी? ये ग्लासगो, ये ग्लासगो में हुई थी। कहाँ पे ग्लासगो? ये कहाँ पे है? ग्लासगो जो है स्कॉटलैंड में है, स्कॉटलैंड। ठीक है, ग्लासगो स्कॉटलैंड के हमें जो ये कोप 26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 नंबर की हुई थी 2021 में। यहीं पर इसने क्या किया था? इसमें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने के लिए क्या किया था? प्रस्ताव रखा था। ठीक है दोस्तों, और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो थी COP 25, ये कहाँ पे हुई थी? मैड्रिड। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, मैड्रिड स्पेन में। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 25 मैड्रिड स्पेन में हुई थी। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 2021 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुई। यहीं से अमेरिका इसमें शामिल हुआ और 101 नंबर का ये देश बन चुका है। ठीक है, इस संगठन का। तो इससे रिलेटेड ये महत्वपूर्ण चीज़ें थी दोस्तों, ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसलिए यहाँ पे आप लोगों को बता दिया गया है। और इसकी स्थापना की बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की, तो इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को होती है। 30 नवंबर 2015। ठीक है, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश के किस व्यवसायी को 2021 का नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया? अजय कुमार वर्मा, अजय कुमार शर्मा, अजय कुमार माथुर, रोमाना सिन्हा सहगल। आप लोग दोस्तों बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, जो लोग अजय कुमार वर्मा दे रहे हैं ये गलत है दोस्तों। अजय कुमार माथुर, इनके बारे में मैंने आप लोगों को अभी बताया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के जो महानिदेशक हैं कौन है? अजय कुमार माथुर हैं। अजय कुमार शर्मा जो हैं इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इन्हें क्या मिला है? नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार 2021 का। ठीक है दोस्तों, एक पुरस्कार और मिला था अप्रैल में दोस्तों, अप्रैल 2021 में। इस पुरस्कार का नाम था नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार ये किसे मिला था? ये रोमाना सिन्हा सहगल को। ठीक है, रोमाना सिन्हा सहगल को ये डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस के द्वारा प्रदान किया गया था। ठीक है, और ये क्या थी? एक जो रोमाना सिन्हा सहगल है ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी जो कि हैदराबाद की रहने वाली थी। ठीक है दोस्तों, इन्हें क्या मिला था? नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार। और अजय कुमार शर्मा को कौन सा मिला है? इन्हें नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार
दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर ऊर्जा पर 100% चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दीव और पुडुचेरी। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, जो लोग इसका आंसर दे रहे हैं अंडमान निकोबार, वो बिल्कुल गलत है। चंडीगढ़ भी नहीं होगा और पुडुचेरी भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? दीव। दीव जो है ये सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला 100% केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। सभी क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये आपकी जो परीक्षा T1 की होने वाली है उसमें इनके आने की प्रबल संभावना है, इसलिए दोस्तों आप लोग इन्हें ध्यान से देखना। इंडियन स्ट्रगल किसकी पुस्तक है? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आज़ाद। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। इंडिया स्ट्रगल। जी हाँ दोस्तों, ये इंडिया स्ट्रगल जो है ये किसकी पुस्तक है? सुभाष चंद्र बोस की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिया स्ट्रगल। ठीक है, और इनकी जो थी महात्मा गांधी की एक महत्वपूर्ण पुस्तक थी, उसका नाम दोस्तों आप लोग बताइए क्या नाम था? हिंद स्वराज। क्या नाम था? हिंद स्वराज। हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है? ये है महात्मा गांधी की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक का नाम दोस्तों क्या था? इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड। और दोस्तों अबुल कलाम आज़ाद की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो कई बार एग्जाम में पूछी गई है, इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग याद रखेंगे। और ये अबुल कलाम आज़ाद तो जो थे ये हमारे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पता चल गया है कि इंडिया स्ट्रगल किसकी है? सुभाष चंद्र बोस की है। और इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद, और हिंद स्वराज जो है ये महात्मा गांधी की एक पुस्तक है। आइए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, स्वस्थ धरा खेत हरा किसकी टैगलाइन है? प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए जल्दी से और इसका जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, या फिर प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। सॉइल हेल्थ कार्ड जो था उससे रिलेटेड था ये टैगलाइन, स्वस्थ धरा खेत हरा। ये सॉइल हेल्थ कार्ड योजना कब से शुरू हुई थी? सॉइल हेल्थ कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 से। ये कहाँ से शुरुआत होती है? सूरतगढ़ राजस्थान से। सूरतगढ़ राजस्थान। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना की बात की जाए तो इसकी शुरुआत कब होती है? 1 जुलाई 2015 से। ठीक है, इसमें एक टैगलाइन का प्रयोग किया गया था, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। क्या थी? पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ठीक है, कम से कम पानी का प्रयोग करना और अधिकतम उत्पादन लेना। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात की जाए तो इसकी शुरुआत दोस्तों कब होती है? 13 जनवरी 2016। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना जिसकी शुरुआत रांची झारखंड से दोस्तों होती है। ये एक पेंशन योजना थी कृषकों के लिए। 18 से 40 वर्ष, 18 से 40 पेंशन योजना रांची झारखंड से स्टार्ट होती है।
रांची झारखंड से। और इसमें जो मासिक पेंशन मिलेगी वो 60 वर्ष पूरे होने पर 3,000 रुपये मासिक पेंशन आजीवन दोस्तों मिलेगी। और इसकी शुरुआत जो होती है 12 सितंबर 2019 से होती है। ठीक है, रांची झारखंड से। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये सभी योजनाएं जो हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है और इनकी टैगलाइन भी इम्पोर्टेंट है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला 2021 का खिताब किसने जीता? नाओमी ओसाका, बारबोरी क्रिस्टिनोवा, एश्ले बार्टी, एम्मा रादुकानु। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला 2021 का खिताब किसने जीता? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। जो लोग इसका आंसर दे रहे हैं नाओमी ओसाका, वो बिल्कुल सही है। नाओमी ओसाका बिल्कुल सही है। बारबोरी क्रिस्टिनोवा और ये एम्मा रादुकानु ये गलत है दोस्तों। ठीक है, ये इसका आंसर नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा? ए। नाओमी ओसाका मेल्स में किसने जीता था? ये टेनिस के क्या होते हैं, ये किससे रिलेटेड होते हैं? टेनिस से। और दोस्तों इसमें क्या होता है, मेल्स कैटेगरी में इसमें जो पुरस्कार था वो जीता था नोवाक जोकोविक। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये सर्बिया के। ये भी दोस्तों पूछा गया। ठीक है, ये सर्बिया के थे। और फीमेल में किसने जीता था? फीमेल में नाओमी ओसाका। ये कहाँ की थी? जापान की। ठीक है, अब बारबोरी क्रिस्टिनोवा की बात की जाए तो जो फ्रेंच ओपन होता है दोस्तों, फ्रेंच ओपन, इसमें मेल कैटेगरी में तो नोवाक जोकोविच ही थे, नोवाक। ठीक है, और फीमेल कैटेगरी में कौन थी? बारबोरी क्रिस्टिनोवा। ये कहाँ की थी? चेक गणराज्य की दोस्तों। ये कहाँ की रहने वाली हैं? चेक गणराज्य। ठीक है, एश्ले बार्टी की बात की जाए तो विंबलडन जो होता है, विंबलडन इसी में होता है। विंबलडन में मेल कैटेगरी में नोवाक जोकोविच ही थे। ठीक है दोस्तों, और फीमेल कैटेगरी की बात की जाए तो फीमेल में एश्ले बार्टी थी। ये कहाँ की रहने वाली हैं? ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, मेल कैटेगरी में नोवाक जोकोविच तीनों में थे। और जो पहला ऑस्ट्रेलियन था, ऑस्ट्रेलियन नाओमी ओसाका फीमेल में थी। फ्रेंच ओपन में महिला में कौन था? बारबोरी क्रिस्टिकोवा, और ये चेक गणराज्य की थी। और विंबलडन में कौन था? नोवाक जोकोविच। और महिला में एश्ले बार्टी, ये ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली थी। ठीक है, और जो यूएस ओपन हुआ था, यूएस ओपन में मेल में डेनियल मेदवेदेव ये रूस के थे। ठीक है, और मेल कैटेगरी में, मेल में। और फीमेल में जो कौन थी? एम्मा रादुकानु। ठीक है, ये कहाँ की थी? ब्रिटेन की। तो चारों मैंने आप लोगों को बता दिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। ठीक है, जो मेल कैटेगरी में थे ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच और विंबलडन में नोवाक जोकोविच थे। महिलाओं में क्या थी? ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला में नाओमी ओसाका, फ्रेंच ओपन में ये थी बारबोरी क्रिस्टिनोवा जो चेक गणराज्य की थी दोस्तों। और विंबलडन में महिला में कौन थी? एश्ले बार्टी जो कि ऑस्ट्रेलिया की थी। और यूएस ओपन में मेल्स में डेनियल मेदवेदेव थे और ये रूस के रहने वाले थे। और फीमेल में एम्मा रादुकानु। ठीक है, जो कि ब्रिटेन की थी। आइए दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन दोस्तों आता है, इसलिए ये आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में कौन सा युद्धाभ्यास इंडिया और यूके के बीच होता है? सूर्य किरण, खंजर, अजय वारियर या मैत्री? दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। जो लोग इसका आंसर दे रहे हैं सी, वो बिल्कुल सही है। क्या होगा? सी। ठीक है,
राइट आंसर इसका होगा सी। आइए दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं सूर्य किरण जो होता है दोस्तों, सूर्य किरण जो होता है ये किसके बीच होता है? भारत और नेपाल, भारत नेपाल, ठीक है। खंजर जो हुआ था ये किसके बीच होता है? खंजर भारत और किर्गिस्तान, भारत और किर्गिस्तान के बीच खंजर हुआ था। इसके अलावा अजय वारियर तो आप लोगों को बता ही दिया गया। मैत्री जो था, मैत्री भारत और थाईलैंड, ठीक है। ये सभी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? दोस्तों आपको बताना है विसुवियस ज्वालामुखी जो है ये कहाँ पर स्थित है। इटली, फिलीपींस, इंडोनेशिया, अंडमान निकोबार। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। जो लोग इसका आंसर दे रहे हैं इटली, वो बिल्कुल सही है। जो इटली दे रहे हैं यानी कि ए बिल्कुल राइट है, ठीक है। विसुवियस ज्वालामुखी जो है दोस्तों, विसुवियस, और एक और होता है यहाँ पे ज्वालामुखी महत्वपूर्ण है, एटना। ये कहाँ पे है दोस्तों? दोनों इटली में है। और इसके अलावा हम बात कर लेते हैं फिलीपींस का एक महत्वपूर्ण है। फिलीपींस का एक महत्वपूर्ण कौन सा ज्वालामुखी है, कोई बताएगा? क्राकाताओ, ठीक है। ये फिलीपींस का है। इंडोनेशिया का इसी तरह एक महत्वपूर्ण है, सॉरी ये जो है ये कहाँ का है? इंडोनेशिया का है। फिलीपींस का है ताल, ठीक है। और अंडमान निकोबार का बैरन ज्वालामुखी, बैरन ज्वालामुखी भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन सा? बैरन ज्वालामुखी, जो कि कहाँ है? अंडमान निकोबार में है। आइए दोस्तों हम लोग इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। रेडॉक्स अभिक्रिया में होता है उपचयन, अपचयन दोनों साथ साथ, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ये साइंस का क्वेश्चन है। रेडॉक्स अभिक्रिया में होता है उपचयन, अपचयन दोनों साथ साथ, या उपरोक्त में से कोई नहीं। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, जो लोग उपचयन दे रहे हैं गलत है, ये भी गलत है। इसमें दोनों प्रक्रियाएं साथ में चलती हैं, ठीक है। क्या होता है उपचयन में? उपचयन में क्या होता है दोस्तों? उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, O2 की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास, ठीक है। अपचयन में क्या होता है? अपचयन प्रक्रिया में क्या होता है? O2 का ह्रास, ठीक है। O2 का ह्रास में होता है या ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन की वृद्धि, ठीक है। अपोजिट दोनों होते हैं। उपचयन में O2 की वृद्धि होती है और अपचयन में O2 का ह्रास होता है, ठीक है। कैसे? आइए दोस्तों हम आप लोगों को एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताते हैं, फिर आप लोगों को बताएंगे कि उपचयन और अपचयन की प्रक्रिया ये कहाँ पे होती है, ठीक है। जैसे जिंक ऑक्साइड दोस्तों होता है। जिंक ऑक्साइड जब इसकी क्रिया कार्बन से कराई जाती है तो ये क्या बनाता है? Zn और प्लस CO, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ? कार्बन जो था उपचयित होकर, कार्बन दोस्तों था जो उपचयित होकर कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO बना लेता है, ठीक है। और Zn जो होता है दोस्तों, Zn
ZNO जो था ये अपचयित हो जाता है, क्योंकि इससे ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, और ये क्या बचता है, Zn, ठीक है, यानी कि जिंक बचता है। ठीक, इसमें देखो कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी कि यहाँ पे उपचयन की क्रिया हो रही है, और यहाँ पे देखो ZNO था, यहाँ से O यानी कि ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो गया, तो इसमें कौन सी क्रिया हो रही है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। तो ऑक्सीजन में ह्रास जहाँ पे दोस्तों होता है वहाँ पे अपचयन की क्रिया होती है। यहाँ पे दोनों क्रियाएं दोस्तों साथ साथ चल रही हैं। जब अपचयन और उपचयन दोनों क्रियाएँ दोस्तों साथ साथ में चलती हैं तो इसी को क्या कहते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहा जाता है, रेडॉक्स अपक्रिया। आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर क्या होगा, नाइट्रोजन। चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है, आइए आप लोगों को हम बताते हैं। एक संक्षारण, पहले सबसे पहले बता दें संक्षारण क्या होता है। अभी जो आप लोगों को उपचयन और अपचयन हम बता रहे थे, अभी आप लोगों को समझ में आएगा बेहतर ढंग से। संक्षारण, संक्षारण की क्रिया पूरा NCERT बेस्ड है दोस्तों, आप लोगों को जो बताया जा रहा है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। संक्षारण में क्या होता है दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा जब कोई धातु यानी लोहा जैसे है, लोहा जब नमी यानी कि आर्द्रता या अम्ल के संपर्क में जब दोस्तों आता है तो उसमें क्या होता है, धातुएं जो होती हैं इनमें क्या होता है, संक्षारण की क्रिया होती है। संक्षारण में होता क्या है दोस्तों, जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, ठीक है, नमी के संपर्क में आगे क्या होता है, लोहे पे जंग लगती है। और चांदी का काला होना, चांदी का काला होना दोस्तों, ठीक है, ये संक्षारण की क्रिया है। और कापर यानी तांबा जो होता है, तांबा का हरा होना, आप लोगों ने देखा हो तांबा जो होता है ये हरे रंग का होता है, तांबा का हरा होना, ये सब कौन सी क्रिया के अंतर्गत है, संक्षारण क्रिया के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि आप लोगों ने दोस्तों देखा होगा उपचयन, यही से आप लोगों को बताया गया था सब, ये जो उपचयन अपक्रिया होती है, उपचयन अपक्रिया के अंतर्गत ही ये संक्षारण की क्रिया भी होती है, ठीक है। संक्षारण क्रिया में क्या होता है, संक्षारण क्रिया में जैसे लोहे पर जंग लगना या चांदी का काला होना, तांबा का हरा होना इत्यादि जो होता है, ये आर्द्रता और अम्ल के संपर्क में आने के कारण दोस्तों इनमें संक्षारण की क्रिया होती है और ये काफ़ी नुकसानदायक होती है, ठीक है। अब हम आप लोगों को उपचयन और अपचयन के बारे में यहाँ पे एक बार और बता देना चाहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, ये जो होता है उपचयन से बचाने के लिए जो चिप्स के जो पैकेट होते हैं दोस्तों, इसके अंतर्गत ऑक्सीजन को निकालकर नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। क्योंकि जो चिप्स होता है, चिप्स में आयल होता है, आयल जो होता है ये हवा के संपर्क में आकर क्या कर लेता है, उपचयन की क्रिया दोस्तों कर लेता है, और इससे क्या होगा, चिप्स खराब होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर क्या किया जाता है, जो चिप्स के पैकेट होते हैं, चिप्स निर्माता कंपनियों के द्वारा ऑक्सीजन को वहाँ पे निकालकर उसमें नाइट्रोजन डाल दिया जाता है। क्योंकि नाइट्रोजन जो होती है ये कम सक्रिय गैस होती है, जिससे कि इसमें उपचयन की क्रिया दोस्तों नहीं हो पाती है। और उपचयन का एक एग्जाम्पल आप लोगों को हम दे रहे हैं, जो घी का आप लोगों ने देखा होगा, पुराना जो घी होता है, पुराना देसी घी, पुराना देसी घी का स्वाद बदलना, पुराना देसी घी का स्वाद बदलना, ये भी क्या है, उपचयन की क्रिया है, ठीक है। तो अब मैं आशा करता हूँ कि ये जो आप लोगों को बताया गया ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। और
उपचयन की क्रिया से एक और बचाव हो सकता है दोस्तों, जो तेलीय चीज़ें होती हैं, तेल वाली, यानी कि जिसमें तेल या घी से निर्मित जो चीज़ें होती हैं, इनको वायुरोधी बर्तनों में रखा जाए, जिससे कि इसमें उपचयन की क्रिया को दोस्तों कम किया जा सके। और एक और विकल्प होता है दोस्तों, इनमें क्या मिलाया जाता है, प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। जो बड़े स्तर पर ये जो मतलब ऑयल बेस्ड चीज़ें बनाई जाती हैं मार्केट के लिए, इनमें क्या मिलाए जाते हैं, प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं, जिससे इसमें उपचयन की क्रिया ना हो सके। ठीक है दोस्तों, तो इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना कि संक्षारण की क्रिया के अंतर्गत ही लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला होना, तांबा का हरा होना, ये सब संक्षारण की क्रिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और उपचयन में क्या होता है, और उपचयन की क्रिया में दोस्तों इसी को एक नाम से और जाना जाता है, उपचयन को विकृत अगर ये लिख के आएगा तब आप लोग परेशान मत होना, विकृत गंधिता या उपचयन। ठीक है, विकृत गंधिता इसलिए कहते हैं क्योंकि आप लोग अभी बताया मैंने आप लोगों को कि देसी घी में देखा होगा आप लोगों ने, जो पुराना देसी घी हो जाता है तो उसमें क्या होता है, उसकी गंध जो होती है वो बदल जाती है, इसीलिए दोस्तों इसे विकृत गंधिता के नाम से भी जाना जाता है। आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। निम्न में कवक जनित रोग है, गंजापन, रेबीज, पोलियो या काला आजार। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही, जो लोग इसका दे रहे हैं राइट ए ऑप्शन वो बिल्कुल सही है। राइट आंसर इसका क्या होगा, गंजापन। रेबीज जो दोस्तों होता है, रेबीज ये विषाणु जनित बीमारी होती है। ठीक है, विषाणु जनित। पोलियो भी विषाणु जनित बीमारी होती है। ठीक है, काला आजार जो होता है दोस्तों, काला आजार, ठीक है, ये प्रोटोजोआ जनित बीमारी होती है। कौन सी होती है, प्रोटोजोआ जनित। और इसका वेक्टर जो होता है, कौन होता है, वेक्टर जो होता है सैंड फ्लाई, यानी कि बालू मक्खी। सैंड फ्लाई यानी कि बालू मक्खी जो होती है इसका वेक्टर होती है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। और प्रोटोजोआ जनित बीमारियों में जैसे पायरिया है, निद्रा रोग है जो कि सीसी मक्खी के काटने से होता है, और मलेरिया जो मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, ये सभी हैं प्रोटोजोआ जनित रोग, तो आप लोग याद रखेंगे। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर, 1 जून, 5 दिसंबर, 16 सितंबर। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा। ठीक है, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ए। क्या होगा, ए। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है दोस्तों, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है ये 26 नवंबर को डॉक्टर वर्गीज कुरियन के बर्थडे पर मनाया जाता है, के जन्म दिन पर। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो थे इन्हें वाइट रिवॉल्यूशन फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। फादर ऑफ यानी कि श्वेत क्रांति के जनक, श्वेत क्रांति के जनक। ठीक है, जो कि श्वेत क्रांति जो थी, श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। ठीक है,
श्वेत क्रांति दोस्तों ये 3 चरणों में आई थी। इसका जो पहला चरण था ये 1971-72 से दोस्तों 1981-82 तक चला था। दूसरा चरण जो था इसका दोस्तों 1981 सेकंड चरण जो था 1900 ऑपरेशन फ्लड जिसे कहा जाता है, ठीक है, 1981-82 से, और ये चला था 1994 समथिंग, ठीक है। और जो तीसरा चरण था 1994 के बाद जो दोस्तों चला था वो तीसरा चरण था इसका। आइए दोस्तों इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। और दोस्तों जो विश्व दुग्ध दिवस है ये भी नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। विश्व दुग्ध दिवस जो है विश्व दुग्ध दिवस जो है दोस्तों ये कब मनाया जाता है? ये 1 जून को मनाया जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर और विश्व दुग्ध दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है। 5 दिसंबर यहाँ पे दिया गया है। 5 दिसंबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों? 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, ठीक है। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन संरक्षण दिवस। 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस, ठीक है। क्योंकि 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था, जो कि ओजोन परत के संरक्षण को लेकर हुआ था, ये 16 सितंबर 1987 को हुआ। और 16 सितंबर को इसलिए प्रतिवर्ष ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। संक्षारण, अभी मैंने आप लोगों को बता दिया इसके बारे में। धातुओं को पिघलाना, धातुओं को जंग आर्द्रता अम्ल से बचाना या धातुओं में जंग लगना, चांदी का काला होना, तांबे का हरा होना इत्यादि जो क्रियाएं होती हैं या उपरोक्त सभी। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर क्या होगा? संक्षारण में क्या होता है? धातुओं में, यानी कि जैसे लोहे में जंग लग जाती है, चांदी काली हो जाती है, तांबा हरा हो जाता है, ये सब क्रिया क्या कहलाती हैं? संक्षारण क्रिया कहलाती हैं। आइए दोस्तों यहाँ पे हम आप लोगों को रिएक्शन के माध्यम से बता दे रहे हैं। जैसे कॉपर होता है, कॉपर को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, यानी कि इसे हीट किया जाता है दोस्तों, तब क्या बनाता है? ये CuO, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड। और जब इस पर हाइड्रोजन गैस, जब इस पे हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है, हाइड्रोजन गैस दोस्तों प्रवाहित की जाती है, तो ये क्या बना लेता है दोस्तों? फिर Cu+O2 में ये टूट जाता है, ठीक है। और जब ये कॉपर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो इसका रंग जो होता है दोस्तों कैसे हो जाता है? ये कलर जो होता है, इसका कलर ब्राउन, ठीक है, या रेड कलर में हो जाता है। और बाद में जब इस पे हाइड्रोजन गैस जो है प्रवाहित की जाती है तो ये पुनः फिर Cu+O2 में ये टूट जाती है, ठीक है दोस्तों। और यही क्रिया इसमें चलती है संक्षारण में। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं।
एक वर्ग का विकर्ण, ये मैथ का दोस्तों क्वेश्चन है। एक वर्ग का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल और भुजा ज्ञात कीजिए। दोस्तों आप लोगों को बताना है, एक वर्ग है, वर्ग है दोस्तों क्या होता है, वर्ग क्या होता है, एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण कितना हो, 90 डिग्री हो। प्रत्येक कोण जो होता है वर्ग में 90 डिग्री होता है। ठीक है, थोड़ा बड़ा फिगर दोस्तों बनाएं तो आप लोगों को स्पष्ट समझ में आएगा। इसकी जो चारों भुजाएं दोस्तों होती हैं, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण जो होता है इसका 90 डिग्री होता है। ठीक है, ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। ठीक है, वर्ग में मान लीजिए ये इसकी भुजाएं हैं, तो इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, अब इसमें हमें दिया गया है, विकर्ण दिया गया है 10 सेंटीमीटर। अब हमें बताना क्या है, इसका क्षेत्रफल और इसकी भुजा बतानी है कितनी होगी। दोस्तों आप लोगों को पता है कि क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का। दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ए का स्क्वायर। एक और होता है दोस्तों, जब हमें विकर्ण ज्ञात हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, विकर्ण ज्ञात होने पर क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर बाई 2, विकर्ण का स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग देखते हैं दोस्तों, हमें विकर्ण तो ज्ञात है, यानी कि ए इज इक्वल टू विकर्ण कितना दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, 10 दिया गया है, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हम लोग करेंगे बाई 2, यानी कि 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, 100/2 यानी कि 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा दोस्तों एरिया। ठीक है, एरिया हम लोग निकाल लिए हैं। और एक दूसरा जो इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा स्क्वायर के बराबर हम एरिया इसका रख सकते हैं, क्योंकि ये क्षेत्रफल है, दोनों क्षेत्रफल बराबर होंगे। देखो दोस्तों, दो प्रकार से का क्षेत्रफल निकाला जाता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और एक जब विकर्ण ज्ञात होता है, विकर्ण के आधार पे हम निकालते हैं इसका क्षेत्रफल, तो क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर बाई 2। तो विकर्ण हमें ज्ञात था, विकर्ण की मैंने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, तो 10 का स्क्वायर बाई 2 हो गया, यानी कि 10 का स्क्वायर 10 गुणे 10, ये 100 हो गया, 100/2 यानी कि 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल निकल आया। और दूसरा क्षेत्रफल जो होता है भुजा स्क्वायर के आधार पे दोस्तों, क्योंकि अब हमें इसकी भुजा भी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो भुजा स्क्वायर के आधार पे यहाँ पे मैंने रख दिया, तो ये 50 आया। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं दोस्तों, ये 50 आ गया है, यानी कि ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए इक्वल टू हो जाएगा √50, यानी भुजा √50 हो जाएगी। तो जब इसे रूट से हम बाहर निकालेंगे तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 दूना यानी कि 5 बाहर निकल आएगा और 2 अंदर बचेगा। ठीक है, कैसे, ये भी दोस्तों आप लोग समझ लीजिए कैसे निकला है ये। जब 50 का वर्गमूल दोस्तों निकालेंगे हम, ठीक है, तो 5 दाम में 50 और 5 दूनी 10 और 2 एकम 2। ठीक है, तो एक जोड़ा बन जाएगा 5 का, तो 5 बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर क्या बचेगा, 2 बचेगा। इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भुजा की, 5√2। ये किस में दिया गया, 50 और 5√2 पहले ऑप्शन में, इसलिए इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, ए होगा। ठीक है, क्या होगा, ए। आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। √17 का मान क्या होगा, 1.125, 4.005, 3.990, 4.125। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे जो ये वैल्यू दी गई, ये थोड़ा मिस्टेक है इसमें, ये जो यहाँ पे दिया गया है ये यहाँ पे गलत दिया गया है दोस्तों। 1 मिनट अभी बता रहे हैं हम, ये वैल्यू यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है दोस्तों,
इसकी जगह पे क्या होगा, वन पॉइंट इसकी वैल्यू दोस्तों कितनी होगी, 1 पॉइंट, यहां पे हम आंसर इसका लिखे दे रहे हैं, ए ऑप्शन जो होगा दोस्तों, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.9334। ठीक है, ए ऑप्शन ये है आपका। अब आप लोगों को बताना है इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इन परफेक्ट वाली जो वैल्यू होती हैं इनकी वैल्यू मतलब मान कैसे निकाला जाता है आप लोगों को बताना है। √17 का मान आप लोगों को बताना है। बताइए। नहीं दोस्तों, ये हमें लगता है ऐसे ही होगा। 1 मिनट दोस्तों, हम चेक कर लेते हैं इसे। 1.125 ये सही है, बिल्कुल सही है दोस्तों, यही होगा इसमें। आइए हम लोग देखते हैं कैसे किया जाता है। दोस्तों ये जो √17 है ये यही होगा। ठीक है, थोड़ा हमें डाउट था इसलिए हमें लगा कि इसमें कुछ संशोधन होगा। संशोधन नहीं दोस्तों, इसके लिए आप लोग तो एक फार्मूला होता है भाग 20 से, दूसरा हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कौन सी 20 से निकाला जाता है। सबसे पहले आप लोगों को फार्मूला नोट कर लीजिए, √x ± y = कितना होता है, ये होता है √x ± y/2√x। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कैसे किया जाता है, जो ये 17 दिया गया है, 17 को आप लोगों को ऐसे तोड़ना है जो इसके सबसे नज़दीक हो स्क्वायर। ठीक है, तो इसके सबसे नज़दीक स्क्वायर कौन सा पड़ेगा, 4 4 जा 16, यानी कि 4 चौक 16, 50 25 तो इससे काफ़ी दूर चला जाएगा। तो आप लोगों को इसे तोड़ना है। कैसे लिख सकते हो, इस तरह लिख सकते हो इसे, 4 का स्क्वायर +1 लिखा जा सकता है ना। 4 चौक 16 हो गए, एक ये 17। अब ये फार्मूला की तरह बन गया। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, 4 चौक 16 + 1 यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √16। x की वैल्यू हो गई, ये x की वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू हो गई। ठीक है, ये x हो गया, ये y हो गया। आपको वैल्यू पुट करनी है। y की वैल्यू जो निकली है कितनी है, 1 है, तो 1 रख दीजिए यहाँ पे, और नीचे 2 है, 2 हो जाएगा। √x की वैल्यू कितनी थी, x की वैल्यू कितनी थी, 4। ठीक है, यानी कि 16। तो ये अगर निकलेगी रूट से तो कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा √16। √16 की वैल्यू 4 + 1/4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 8 चौक 32, 32 1 33। ठीक है, कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, 32 1 33। या फिर आप लोग ऐसे कर लीजिए, 33/8, तो 8 से आप डिवाइड करेंगे जब इसको 33 को, 8 चौक 32, 3 में से 2 गया, 1 पॉइंट लगाया, 1 जीरो बढ़ाया, 8 1 कम 8, 2 बचा, पॉइंट लगा ही 1 जीरो बढ़ा सकते हैं, 8 दूनी 16, 4 बचा, पॉइंट लगा 1 जीरो बढ़ा, 8 बन जाए 40, यानी कि कितना निकल गया, 4.125। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, ये होगा। ठीक है, 4.125। आइए दोस्तों एक बार आप लोगों को हम और समझाते हैं कैसे। देखो, जब इनपरफेक्ट नंबर हो तो इनपरफेक्ट नंबर के लिए स्क्वायर निकालने के 2 तरीके होते हैं दोस्तों। एक भाग विधि होती है, तो वो शायद आप लोगों को पता हो, लेकिन हम ये नई विधि आप लोगों को बता रहे हैं कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले
एक फार्मूला भी मैंने आप लोगों को बताया था, फार्मूला आप लोगों को याद रखना है, रूट एक्स प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू होता है रूट एक्स, ठीक है, प्लस माइनस वाई बाई टू रूट एक्स। अब जो वैल्यू दी गई होती है आप लोगों को क्वेश्चंस में, जैसे 17 दिया गया था, तो 17 को आप लोग कैसे लिख सकते हो, इस रूप में अगर आपको लिखना है तो 17 को ऐसे तोड़ना है कि मतलब ये इसके सबसे नज़दीक जो परफेक्ट स्क्वायर हो उसमें इसे तोड़ना है। तो इसके सबसे नज़दीक परफेक्ट स्क्वायर कौन होगा, 4 चौक 16, 50 25 तो काफ़ी दूर निकल जाएगा, 17 था ना, तो ऐसे तोड़ना 4 चौक 16, 16 प्लस 1 हम इसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, यानी कि 16 प्लस 1। तो अब 16 जो है ये x की वैल्यू हो गई, ठीक है, ये जो है y की वैल्यू हो गई। तो x की जगह पे कितना रख सकते हैं हम, 16 रख सकते हैं, बिल्कुल। बीच में प्लस का निशान है तो प्लस हो जाएगा, अगर माइनस होता तो माइनस ही लग जाता, इसलिए दोनों पे यहाँ पे साइन लगे हुए हैं। अब y की वैल्यू कितनी है, 1 है, 2 रूट एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है, 16 है, ठीक है, रूट से 16 निकलेगा 4 आ जाएगा, 1/2 गुणे रूट से निकलेगा 4 आ जाएगा, 4 चौक 16 होता है ना, तो ये स्क्वायर से निकलेगा, स्क्वायर रूट से, तो ये 4 आएगा, 4 प्लस 1 4 दूनी 8, यानी कि इस तरह से भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अब 8 से हमें डिवाइड करना है 1 को, तो पॉइंट लगाया, 1 0 बढ़ाया, 8 1 कम 8, 2 लिख लिया, ठीक है, पॉइंट लगाया, 1 0 बढ़ा सकते हैं, 8 दूनी 16, 16 4 20, पॉइंट लगाया, 8 पंजे 40, ठीक है। तो ये आ गया 0.125, जब इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4.125, ये दोस्तों आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि डी में दिया गया है, ठीक है दोस्तों, ठीक, राइट आंसर क्या होगा, 4.125। बहुत अच्छी ट्रिक है दोस्तों, आप लोग इससे और क्वेश्चंस भी लगा के थोड़ा प्रयास करना, अगर कोई नहीं समझ में आता तो दोबारा आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। एक वर्ग के अंतःवृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 400 वर्ग मीटर होगा, 500 वर्ग मीटर होगा, 600 वर्ग मीटर होगा या 800 वर्ग मीटर होगा। दोस्तों आप लोगों को बताना है अंतःवृत्त क्या होता है। सबसे पहले एक वर्ग बनाते हैं हम लोग, यहाँ पे सबसे पहले हम वृत्त बना लेते हैं एक, ठीक है। अब क्या दिया गया है, अंतःवृत्त दिया गया, ठीक है दोस्तों। ये वर्ग हो गया और ये अंतःवृत्त हो गया, ठीक है दोस्तों। तो अंतःवृत्त के अंदर जो इसकी त्रिज्या दी गई है, ये कितनी दी गई है, 10, ठीक है। और ये अगर पूरा हम कर देंगे, खींच देंगे, तो ये इसका व्यास हो जाएगा, ठीक है। और इसकी मान ली मैंने साइड मान ली ए, अंतःवृत्त जो होता है सभी भुजाओं को स्पर्श करता है, ठीक है। तो इसका जो व्यास, वैसे अंतःवृत्त की त्रिज्या होती क्या है, ये होती है r इज इक्वल टू a/2, ठीक है। फार्मूले से क्या होती है, r इज इक्वल टू a/2। अब r की वैल्यू तो हमें पता है, r की वैल्यू कितनी 10 है, तो यहाँ पे 10 रख देंगे, 10 इज इक्वल टू हो जाएगा a/2, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20, यानी कि भुजा निकल आई 20, तो क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसकी भुजा निकल आई, तुम यहाँ से क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर, क्या होता है, साइड का स्क्वायर, यानी कि भुजा का स्क्वायर, ए का स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 20, 20 में सही हम 400 वर्ग मीटर, ठीक है दोस्तों, जो कि आंसर क्या होगा, 400 वर्ग मीटर। कैसे, देखो ये r जब यहाँ तक दिया गया था ये, ठीक है, ये r की वैल्यू थी,
8-10 दिया था तो इसका व्यास कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा ना। त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है, तो व्यास कितना हो जाएगा, व्यास हो जाएगा टोटल 20। ये पूरा कितना हो जाएगा, 20। और ये जो व्यास होता है ये दोस्तों क्या होता है, वर्ग जो अंता मतलब ये वृत्त होता है, अंता वृत्त का व्यास जो होता है वर्ग का, ये उसकी एक साइड के बराबर होता है। तो ये ए के बराबर हो जाएगा, ए की वैल्यू हो जाएगी 20 दोस्तों। जब ए की वैल्यू 20 हो गई तो हमें इसका फार्मूला पता ही है, एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि भुजा स्क्वायर, भुजा यानी कि भुजा की वैल्यू 20 है तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा, 20 गुणे 20, 20 में से हम 400 यानी कि 400 वर्ग मीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 400 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1.9334 बार का मान होगा। आप लोगों को दोस्तों इसका आंसर बताना है, ए बी सी डी में से इसका राइट आंसर क्या होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखना, हम आप लोगों को समझाने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये लिखा है वास्तव में क्वेश्चन इस तरह से, कैसे लिखा है, वन पॉइंट 9334 4 के ऊपर बार लगा हुआ है। ये दोस्तों कैसे क्वेश्चंस किए जाते हैं देखो, हम आपको करके बताने जा रहे हैं। ये ऐसे किया जाएगा 1, ठीक है, पॉइंट की जगह पे यहाँ पे प्लस लग जाएगा, समझ रहे हैं बात ना। अब इसके बाद ये जितनी पॉइंट के बाद जितनी वैल्यू होती है ये पूरी लिख ली जाती है यहाँ पे 9 3 3 4, ठीक है। अब इसमें से माइनस क्या किया जाता है, बार वाले को छोड़कर बाकी सब इसमें से माइनस कर दिया जाता है, ये इस तरह से, ठीक है। बटे में क्या होता है, जितने पे बार लगा होता है दोस्तों उसकी जगह पे 9 लिखते हैं, और शेष बार के अलावा जितने बचते हैं उनके बराबर यहाँ पे हम 0 यहाँ पे बढ़ाए जाते हैं इस तरह से। तो ये हो जाएगा 1 प्लस, आप जब इसमें से ये माइनस करेंगे 93 34 से 933 तो कितना आ जाएगा ये दोस्तों, 8401 बटे 9000। अब इसे जब सॉल्व करेंगे 9000 एकम 9000 यानी कि एलसीएम लेकर, तो ये हो जाएगा 9000 प्लस 8401 बटे 9000, ठीक है। ये जब एलसीएम आप लेंगे तो ये इस तरह से आएगा, और इसके बाद जब ऐड करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 17401 बटे 9000। जब आप डिवाइड करेंगे दोस्तों तो 1.933 कितना आंसर आएगा इसका, 1.9334, ठीक है। ये किस में दिया गया है, 1.9334, ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1.9334। एक बार दोस्तों और आप देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। आपको दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है 1.9334 इसलिए दूर लिखा गया कि इस पर बार लगा हुआ है, ठीक है। ये दोस्तों ऐसे किए जाते हैं, दशमलव के पहले वाले अंक को ऐसे लिख लिया जाता है, फिर प्लस लगाया जाता है, ठीक है। जितने नंबर होते हैं सारे नंबर ऐसे यहाँ पे लिख लिए जाते हैं 9 3 3 4, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बार वाला जो होता है वो अंक छोड़कर बाकी शेष माइनस कर दिए जाते हैं दशमलव के बाद वाले, यानी कि 933 बटे में क्या होता है, जितने पे बार लगा होता है उतने 9 नीचे लिखे जाते हैं, और बार के अलावा जितने अंक बचते हैं उनके बराबर 0 बढ़ाए जाते हैं, 1 2 3, ठीक है। अब इसे हम यहाँ पे हल करेंगे, 84 से दोस्तों 1 बटे 9000, और ये जब एलसीएम लेके हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 17401 बटे 9000, और जब इसे सॉल्व करोगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 1.9334, जो राइट आंसर क्या होगा ये, ठीक है दोस्तों। कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं तो थोड़ा आप लोग इससे प्रैक्टिस कर लेना, और इनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। लिटमस विलेन का रंजक किससे प्राप्त होता है दोस्तों, कवक से, शैवाल से, लाइकेन से या उपरोक्त सभी से। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। लिटमस जो होता है दोस्तों, लिटमस विलेन का रंजक जो होता है किससे प्राप्त होता है, ये दोस्तों लाइकेन से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है,
लाइकेन। लाइकेन दोस्तों जो क्या होते हैं, लाइकेन जो होते हैं ये कवक यानी कि फंजाई प्लस शैवाल यानी कि एल्गी। एल्गी का क्या होते हैं, मिला जुला रूप होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, मिला जुला रूप होते हैं। और इनका जो जीवन होता है, कैसा जीवन दोस्तों होता है, सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक कैसा जीवन होता है दोस्तों, इनका जीवन जो होता है सिम्बायोटिक जीवन कहलाता है। ठीक है, क्यों कहलाता है दोस्तों, क्योंकि कवक जो होता है सिम्बायोटिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दोनों कवक और जो शैवाल होते हैं ये मिलकर अपना जीवन चलाते हैं और इसी को लाइकेन कहा जाता है। ठीक है, लाइकेन जो होते हैं आप लोगों ने देखा होगा, ये जो पुरानी दीवारें होती हैं उस पर हरे रंग का उगाता है और सड़े गले स्थानों पर, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो पुरानी लकड़ियाँ होती हैं उन पे एक हरे रंग की परतनुमा बन जाती है। कई कलर में होते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन मुख्यतः इस तरह के ये रंग हरे रंग में देखने को मिलते हैं। और लाइकेन जो होते हैं ये कवक और शैवाल से मिलकर दोस्तों बने होते हैं। इनकी लाइफ जो होती है सिम्बायोटिक होती है। सिम्बायोटिक का मतलब होता है ये सहजीवी जीवन व्यतीत करते हैं। कैसा जीवन, सहजीवी जीवन। दोस्तों सहजीवी जीवन क्यों कहा जाता है, आप लोगों को बता देते हैं, काफ़ी इंटरेस्टेड है, काफ़ी इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है, थोड़ा सा आप लोग सुन लीजिए। ज़्यादा हम इसके बारे में लिखेंगे नहीं दोस्तों, आप लोगों को ऐसे ओरली समझा रहे हैं। सिम्बायोटिक जीवन का मतलब दोस्तों ये होता है कि जब दो चीज़ें एक दूसरे पर निर्भर होकर अपना जीवन मतलब व्यतीत करती हैं तो क्या होती है, सिम्बायोटिक लाइफ कहलाता है। सिम्बायोटिक में क्या होता है, ये कवक जो होता है दोस्तों यानी कि फंजाई जो होता है ये जल, खनिज, लवण, विटामिन्स आदि जो होता है शैवाल को उपलब्ध कराता है। और शैवाल दोस्तों क्या करता है, शैवाल जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का दोस्तों ये निर्माण करता है। और ये कार्बोहाइड्रेट किसको उपलब्ध कराता है, कवक को। ठीक है, कवक खनिज, लवण, विटामिन शैवाल को उपलब्ध कराता है और शैवाल प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन बनाकर वो कवक को उपलब्ध कराता है। इस प्रकार से दोनों का जीवन चलता है और इस जीवन को सिम्बायोटिक या सहजीवी जीवन कहा जाता है। ठीक है, और इसे ये जो संबंध होता है दोस्तों दोनों में जो संबंध होता है ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। दोनों में जो संबंध होता है कवक और शैवाल में, कवक व शैवाल में, इसे दोस्तों क्या कहता है, हेलोटिज्म। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कवक और शैवाल में जो ये संबंध पाया जाता है इसे हेलोटिज्म कहा जाता है। ठीक है, लाइकेन्स दोस्तों क्या होते हैं, लाइकेन्स जो होते हैं ये वायु प्रदूषक के सूचक होते हैं। लाइकेन्स जो होते हैं दोस्तों ये किसके सूचक होते हैं, वायु प्रदूषक के। लाइकेन्स जो होते हैं दोस्तों ये वायु प्रदूषक के सूचक होते हैं। ठीक है, जिन क्षेत्रों में वायु प्रदूषण ज़्यादा होता है उन क्षेत्रों में ये नहीं उगते हैं। ठीक है, और ये यदि होते भी हैं, यदि प्रदूषण बढ़ रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है उस क्षेत्र में, तब ये सूखने लगते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये इंडिकेटर का कार्य करते हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं दोस्तों जहाँ पर ये खाद्य पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे एक होता है दोस्तों रेंडियर मॉस जो होता है ये लाइकेन है दोस्तों। ठीक है, रेंडियर मॉस है और क्लोडोनिया है, क्लोडोनिया है। ठीक है, इन जो ये लाइकेन्स जो होते हैं दोस्तों इनका प्रयोग खाद्य पदार्थ के रूप में कहाँ पे किया जाता है, आर्कटिक क्षेत्र में। जो आर्कटिक क्षेत्र है दोस्तों, आर्कटिक एरिया है, इन क्षेत्रों में भोजन के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा दक्षिण भारत में अपने बात की जाए तो परमेलिया दोस्तों, दक्षिण भारत की बात की जाए दोस्तों
तो दक्षिण भारत में अपने यहाँ एक लाइकेंस का प्रयोग किया जाता है करी बनाने में। कौन सा लाइकेंस है दोस्तों? परमेलिया। परमेलिया। परमेलिया लाइकेंस जो है दोस्तों, परमेलिया लाइकेंस का प्रयोग किस में करते हैं? करी बनाने में, ठीक है, दक्षिण भारत में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा एक लाइकेंस होता है जो ऑर्चिल ऑर्चिल होता है दोस्तों, लाइकी एनोरा, ठीक है। ऑर्चिल लाइकेनोरा जो होता है इसका प्रयोग नीले रंग को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। और प्रयोगशाला में आप लोगों ने देखा होगा कि जो लिटमस होता है दोस्तों, लिटमस, ठीक है, लिटमस जो होता है वो किससे प्राप्त होता है? रोसेला नामक लाइकेन से दोस्तों प्राप्त होता है। किससे? रोसेला। जो लिटमस की बात अभी चल रही थी, ये रोसेला नामक, नोट कर लीजिए, सभी पूछे गए एग्जाम में, इसलिए आप लोगों को बताया जा रहा है। लिटमस जो होता है ये किससे प्राप्त होता है? रोसेला लाइकेनोरा लाइकेन से। ये ऑर्चिल लाइकेनोरा लाइकेन से रोसेला, ठीक है, रोसेला से किससे प्राप्त होते हैं? रोसेला से, ठीक है दोस्तों। ये यहाँ पे एक मिनट दोस्तों, रोसेला से लिटमस जो होता है रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त होता है, नामक लाइकेन से प्राप्त होता है, ठीक है। और इसके अलावा लाइकेंस का प्रयोग दोस्तों विभिन्न प्रकार की औषधियाँ बनाने में भी किया जाता है, जैसे डायरिया की, पीलिया की, हाइड्रोफोबिया की दवा भी लाइकेंस के द्वारा दोस्तों बनाई जाती है। और एक असनिया लाइकेंस आता है दोस्तों, इससे एंटीबायोटिक तैयार की जाती है, जिसे आर्सेनिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। असनिया लाइकेंस जो होता है सर, असनिया लाइकेंस, ठीक है, इसका प्रयोग आर्सेनिक एसिड बनाने के लिए किया जाता है। आर्सेनिक एसिड जो कि क्या होता है? एक एंटीबायोटिक होता है, एंटीबायोटिक, ठीक है। इस प्रकार से इसका उपयोग विभिन्न प्रकार की दवाओं को बनाने में भी किया जाता है। तो आप लोगों ने इसके बारे में भली बात समझ लिया होगा कि लाइकेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है। खाद्य पदार्थों के रूप में भी होता है, रंग बनाने में होता है, प्रयोगशाला में भी इसका प्रयोग होता है, और विभिन्न प्रकार की औषधियाँ बनाने में भी लाइकेंस का प्रयोग किया जाता है। और ये वायु प्रदूषक का सूचक का भी कार्य करते हैं। और लाइकेंस होते क्या हैं? कवक और शैवाल का एक सम्मिलित रूप होते हैं, ठीक है दोस्तों। ये दोनों सिम्बायोटिक जीवन व्यतीत करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सी हॉर्स क्या है? बोनी फिश है, मैमल्स है, घोड़े की जाति है, कीट है। दोस्तों आप जल्दी से बताइए, टाइम बहुत हो रहा है, आप लोगों को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या है ये? एक बोनी फिश है। सी हॉर्स जो होता है यानी कि समुद्री घोड़ा, दोस्तों ये क्या है? एक बोनी फिश है, यानी कि छोटी मछली है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। रेबीज़ दोस्तों किसके द्वारा होता है? अभी मैंने इसके बारे में बताया था। रेबीज़ जो होता है दोस्तों, ये विषाणु से होता है। और जो चौपाया जानवर होते हैं, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, बंदर है इत्यादि के काटने से मनुष्य में रेबीज हो जाता है। और रेबीज से क्या होता है दोस्तों? हाइड्रोफोबिया दोस्तों हो जाती है। और हाइड्रोफोबिया में क्या होता है दोस्तों? जल से डर लगता है, ठीक है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। ये दोस्तों आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन था। यदि सेशन दोस्तों आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, और यदि आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना, जिससे कि दोस्तों थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर कक्षाएँ ला सकें। दोस्तों आप लोगों को जो भी इस प्रैक्टिस सेट में कराया जा रहा है सब NCERT बेस्ड है और प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं।
तो आप लोग भली बात इस प्रैक्टिस शॉट को करते रहना, और जिससे कि आप लोगों को बेहतर तैयारी हो पाएगी और अच्छे से आप लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज के सेशन में यहीं तक। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।